नमस्कार, सौदा आपका में आपका स्वागत है। कमोडिटी बाजार की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं सौदा आपका में आज क्या है खास। कमोडिटी बाजार खुलते ही लेकर आएंगे आपके लिए कमाई की जोरदार टिप्स। कमोडिटी बाजार में पिछले दिनों आई गिरावट पर हमारे साथ जुड़ेंगे एनसीडीईएक्स के एमडी एंड सीईओ समीर शाह। उनसे समझेंगे क्यों आई इतनी तेज गिरावट। साथ ही जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया भी लेकर आएंगे आपके लिए, और विवेक गुप्ता होंगे हमारे साथ और वो आपको बताएंगे दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी। और साथ ही कौन से वो शेयर हैं जहां पर छोटे शेयर जरूर है लेकिन छलांग जो है वो काफी ऊंची है। छोटे शेयर ऊंची छलांग लेकर आएंगे आपके लिए। साथ ही नतीजों पर बात करेंगे जीएमआर इंफ्रा के ग्रुप सीएफओ मधु तेरडाल से। मितेश ठक्कर के साथ एफएनओ बाजार की स्ट्रैटेजी समझेंगे और सुमित बगड़िया होंगे हमारे साथ बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी के साथ। आपके शेयरों पर रोज की तरह प्रकाश काबा जुड़ेंगे हमारे साथ फटाफट सलाह देने के लिए। सबसे पहले बात कमोडिटी बाजार की। अमेरिका में आज मई का रोजगार और नॉन फार्म पेरोल डेटा जारी होने वाला है और इसके पहले डॉलर मजबूत है। इस महीने फेडरल रिजर्व की अहम बैठक भी है और ऐसे में पूरा ग्लोबल कमोडिटी मार्केट सुस्त पड़ गया है। आज सोने में गिरावट बढ़ गई है। कॉमेक्स पर ये $1260 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी में भी करीब %0.5% की गिरावट दिखाई दे रही है। इस बीच अमेरिका में भंडार गिरने के बावजूद कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिली है। वहां से सपोर्ट नहीं मिला। ब्रेंट का दाम $50.5 के नीचे आ गया है। WTI क्रूड भी $48 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। दरअसल अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ता ही जा रहा है, तो एक आंकड़ा जो थोड़ा कम निकल कर आया है उससे भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन चीन में मांग घटने के अनुमान से बेस मेटल्स में गिरावट का रुख दिखाई दे रहा है। साथ ही बिकवाली हावी है। एलएमई पर निकल करीब 1 साल के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं। आपके सामने पहले टिक्स आने शुरू हो जाएंगे। कच्चा तेल गिरावट के साथ 2% की जोरदार गिरावट के साथ खुलता हुआ एमसीएक्स पर कच्चा तेल 3100 के नीचे आ चुका है। अगर अभी सोने की बात करें तो फिलहाल तो फ्लैट है। लेट्स सी किस तरह के फर्स्ट टिक्स मिलना शुरू होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ कमजोरी ही देखी है और चांदी आपको वो अंदेशा दे रही है कि सोने में भी कमजोर शुरुआत होगी। चांदी करीब 0.5% नीचे, लेकिन नेचुरल गैस यहां पर निचले स्तर से हमने पिछले कुछ दिनों में बाइंग देखी है। अब 196 के लेवल्स पर आ चुका है, ऑलमोस्ट 3/4% ऊपर। बेस मेटल्स आज वापस से कमजोर हुए हैं। कॉपर पर दबाव देख रहे हैं 0.4% का, 367 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ फिलहाल। एल्यूमिनियम में भी फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेंड है, 124 के आसपास ट्रेड करता हुआ। लेड थोड़ा सा पॉजिटिव खुलता हुआ, 135 का स्तर यहाँ पर। लेकिन चलिए निकल पर भी नजर रखेंगे। यहाँ पर करीब 1/4% की गिरावट है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एग्री कमोडिटीज पर फोकस ज्यादा रहा है, क्योंकि वहां पर कीमतें जमीन पर आ चुकी हैं। दाम ना मिलने से किसान भी सड़क पर हैं। यहां तक कि भाव को लेकर कारोबारियों और किसानों में हाथापाई की नौबत तक आ चुकी है। सवाल ये है कि क्यों इतना टूट रहे हैं एग्री कमोडिटी बाजार। कमोडिटी एक्सचेंजों के कारोबार में आई गिरावट का कौन है जिम्मेदार। सवाल एक्सचेंजों के कामकाज को लेकर भी उठ रहा है। तो क्या यहाँ पर भी पारदर्शिता का अभाव है? क्या सांठगांठ का नतीजा है कि कमोडिटी में हमने इतनी गिरावट देखी है? अगर नहीं तो फिर कैसे संभलेगा बाजार? इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एग्री कमोडिटीज में देश का सबसे बड़े एक्सचेंज एनसीडीईएक्स के एमडी एंड सीईओ मिस्टर समीर शाह। मिस्टर शाह, बहुत बहुत स्वागत आपका सीएनबीसी आवाज पर। पिछले किसी ने भी नहीं सोचा था कि 15-16 साल बाद कमोडिटी एक्सचेंजों के कारोबार में इस तरह की गिरावट आएगी। क्या लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं? क्यों वॉल्यूम में भी इतनी कमी आते हुए दिखाई दी है? पहले तो मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए धन्यवाद।
एक शुरू में मैं ये बताना चाहूँगा कि एक्सचेंज का एमडी और सीईओ होने के नाते से मैं कोई प्राइस व्यूज नहीं दे सकता, ना कोई मैं एक्सप्लेनेशंस दे सकता हूँ कि भाव क्यों ऊपर नीचे जा रहे। एक मैं निवेशों को ट्रांसपेरेंसी देने के लिए और एक पर्सपेक्टिव देने के लिए कुछ एक मैक्रो इकोनॉमी फैक्टर्स पे बात जरूर करना चाहूँगा। तो ये एक मैं पहले क्लैरिटी देना चाहूँगा। दूसरी बात ये है कि एक्सचेंज को ये सब जो प्राइसेस गिरे हुए हैं वो सिर्फ एक्सचेंज में और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में नहीं गिरे हुए, ये मेनली फिजिकल मार्केट में स्पॉट प्राइस में गिरावट आई हुई है। और ये जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स में प्राइसेस जो नीचे गिर रहे हैं वो एक स्पॉट प्राइस डिमांड सप्लाई का रिफ्लेक्शन है। तो इसको एक्सचेंज को पूछना कि क्यों प्राइसेस गिर रहे, ये मैं समझता हूँ कि ये सही सवाल नहीं है। ये जैसे आप अगर रिलायंस शेयर का अगर प्राइस अगर कम होता है तो आप बीएसई सीईओ या एनएसई सीईओ के पास थोड़ी जाओगे कि ये प्राइस क्यों घट रहा है। शाह, तो ये डिमांड सप्लाई बात है। हम आपसे कीमत के बारे में सवाल कर भी नहीं रहे, हमारा सवाल वॉल्यूम को लेकर है कि वॉल्यूम जो कम हुए हैं वो क्यों हुए हैं? क्या यहाँ पर लोग ट्रेडिंग से हाथ खींच रहे हैं? क्या रीजन है आपके समझ में, क्या रीजन है कि वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं? क्या कीमतें ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए काफी सारे रीजंस है वॉल्यूम क्यों कम हुए हैं। ये एक तो बेरिशनेस जो मार्केट में है, कीमतें कम हो रही है, ये एक जेन्युइन रीजन है क्योंकि वॉल्यूम का अगर आप एडीटीवी का आप कैलकुलेशन देखोगे तो उसमें प्राइस और वॉल्यूम दोनों का हिस्सा होता है एडीटीवी के कैलकुलेशन में। अगर प्राइस की गिरावट होती है 15, 20, 25% की तो वो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम पे असर उसका पड़ता है। दूसरा एक सेंटिमेंट की बात होती है। जब प्राइसेस कम होते हैं तब एक जनरल मार्केट में सेंटिमेंट ट्रेडिंग का नहीं होता है और मार्केट थोड़ा सा हट जाता है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स थोड़े से हट जाते हैं। तो ये एक नेचुरल स्वाभाविक रिएक्शन है मार्केट का। ये हर मार्केट में देखने को मिलता है, इक्विटी मार्केट में भी देखने को मिलता है। फिर बाकी कुछ और भी फैक्टर्स है, जैसे डीमोनेटाइजेशन के बाद में जो एग्री सेक्टर जो काफी कैश पे जो डिपेंडेंट था उसमें काफी सारी लिक्विडिटी क्रंच हुई थी। अभी हालांकि ये भी बात सही है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल में थोड़ी सी लिक्विडिटी सिचुएशन काफी हद तक इंप्रूव हुई है, लेकिन इसका भी ये एक फैक्टर है। लास्ट फैक्टर ये है कि जो ग्लोबल और इंडिया की प्रोडक्शन, एग्री कमोडिटीज की प्रोडक्शन रिकॉर्ड हाई पे है। अब थर्ड एग्री या सरकार की जो थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स है 2016-17 के लिए फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, उसमें एक एस्टिमेट में ये कहा गया है कि एग्री प्रोडक्शन 9% से बढ़ सकता है। तो ये एक सिग्निफिकेंट नंबर है। उसमें आप और थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करो तो पल्सेस में प्रोडक्शन 37% से बढ़ा हुआ है, ऑयल सीड्स में 29%, कॉटन में 9%। सो जब इतना रिकॉर्ड प्रोडक्शन होता है तो प्राइसेस में गिरावट जरूर आने वाली है। ग्लोबल भी प्राइस सिनेरियो काफी बेरिश है और प्रोडक्शन रिकॉर्ड हाई है ग्लोबली भी। तो ये सब काफी सारे कारण है। तो मेरा ये सजेशन होगा निवेशकों को कि आप सोशल मीडिया पे जो अनफाउंडेड रूमर्स जो सर्कुलेट किए जा रहे हैं उसको इग्नोर करिए, फंडामेंटल फैक्टर्स के बेसिस पे उसका रिसर्च करिए, उस पे ध्यान रखिए और उस हिसाब से मार्केट में पार्टिसिपेट करिए। अच्छा, एक सवाल और, जीएसटी को लेकर भी क्या कोई कंफ्यूजन है जिसकी वजह से कीमतों पर असर पड़ रहा है या फिर वॉल्यूम पर असर पड़ रहा है? थोड़ी सी लैक ऑफ क्लैरिटी है फिलहाल जीएसटी में और ये नेचुरल है। टीदिंग ट्रबल्स आने वाले हैं जीएसटी में, ये अपने को ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स को एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। मीडियम और लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होने वाला ये एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है इकोनॉमी में, लेकिन शुरू में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिकली एग्री सेक्टर में पैकेज्ड और प्रोसेस कमोडिटीज में थोड़ी सी लैक ऑफ क्लैरिटी है कि उसका जीएसटी रेट क्या होगा, एप्लीकेबिलिटी क्या होगी। तो इसके कारण भी लोग थोड़ा डीस्टॉकिंग हो रही है मार्केट में। एक तो डिमोनेटाइजेशन का असर है, फिर जीएसटी में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, तो उसके कारण भी डीस्टॉकिंग हो रही है और बायर्स ये सोच रहे कि थोड़ी सी क्लैरिटी होने के बाद स्टॉकिंग करना फिर से शुरू करेंगे। तो जीएसटी भी एक स्मॉल रीजन है। एक बहुत अहम सवाल यहाँ पर, और वो आपकी तरफ से भी उसका जवाब आना काफी अहम है। बाजार में कुछ एक चर्चा ऐसी चल रही है कि सांठगांठ करके भाव गिराए जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि धनिया जैसी कमोडिटी जिस तरह से टूटी है, लोगों का संदेह थोड़ा सा यहाँ पर वाजिब दिखता है।
तो मेरा ये कहना है सब मार्केट पार्टिसिपेंट्स को और निवेशकों को कि एक्सचेंज का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम और सर्विलेंस सिस्टम काफ़ी रोबस्ट है और हाईली रेगुलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। सेबी के साथ भी, सेबी का भी गवर्नेंस एक्सचेंजेस के ऊपर बहुत स्ट्रांग है और कोई भी अगर मैल प्रैक्टिसेस होती है या मैनिपुलेशन होती है उस पर सख्त कार्रवाई की जाती है। तो जो प्राइस डिस्कवरी अभी फिलहाल दिख रही है स्क्रीन्स पे और मार्केट में, ये डिमांड सप्लाई का फैक्टर है। अब ये मैं नहीं कमेंट कर सकता कि क्यों गिरा है और कितना गिरा है और ये सही है या नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये एकदम रोबस्ट प्राइस डिस्कवरी है और इसमें एनसीडीएक्स का रिस्क मैनेजमेंट और सर्विलेंस काफी रोबस्ट है। ऑलराइट मिस्टर शाह, बहुत बहुत धन्यवाद आज समय निकाल कर ये सारी चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के कमोडिटी बाजार पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन और रेलिगेयर कमोडिटीज की सुगंधा सचदेव जुड़ रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुगंधा, अमेरिका में आज नॉन फार्म पेरोल डेटा आने वाला है, सोने पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस वक्त? गुड मॉर्निंग मुग्धा। अभी आई थिंक गोल्ड काफी वॉलेटाइल रहेगा बिकॉज मार्केट की काफी हद तक नजर रहेगी नॉन फार्म पेरोल डेटा। ये एक लास्ट रिपोर्ट रहेगी बिफोर द जून मीटिंग, जहां ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस बनी हुई हैं कि फेड इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकते हैं और इसी वजह से हमने गोल्ड के प्राइसेस पर कुछ प्रेशर आते हुए देखा है प्राइसेस में। साथ ही साथ जो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट का डेटा आया है यूएस का, दैट इज ऑल्सो बीन वेरी पॉजिटिव। मैन्युफैक्चरिंग का डेटा भी पॉजिटिव रहा है। ऑल दीज फैक्टर्स हैव लेड टू सम डिक्लाइन इन गोल्ड प्राइसेस। अभी मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म में राइज मिले प्राइसेस में तो सेल कर सकते हैं at levels of 28,880, stop loss रहेगा 29,000 and downside में टारगेट कर सकते हैं 28,680 to 650 एरिया। ओके, आस्था, एग्री कमोडिटीज की बात करें तो वहां आप कहां पैसे लगाने की सलाह दे रही हैं? एग्री कमोडिटीज में मेरी पहली पिक सोयाबीन में रहेगी। एनसीडीएक्स की जून फ्यूचर्स में मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगी। बेसिकली एक लोअर लेवल बाइंग हमने कल के सेशन में देखी थी और उसी का असर आज भी हमें देखने को मिल सकता है। फंडामेंटल्स की बात करें तो अर्जेंटीना पोर्ट पे जो स्ट्राइक हुई है उसका असर भी प्राइसेस पे देखने को मिलेगा। ऑल टुगेदर ट्रेडर्स यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं 2690 के लेवल्स पे 2630 के स्टॉप लॉस के साथ 2755 के टारगेट के लिए। सेकेंड कॉल बारडे में रहेगी। एनसीडीएक्स की जून फ्यूचर्स में सेलिंग की सलाह देना चाहूंगी। लेवल्स रहेंगे 1410, स्टॉप लॉस 1451 का मेंटेन किया जा सकता है, टारगेट 1360 का रहेगा। ओके, आस्था और सुगंधा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया और विवेक गुप्ता की निफ्टी की दमदार स्ट्रैटेजी होगी। आप देख रहे हैं सौदा आपका। बाजार की बात करें उसके पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिस पर आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। मैक्स ग्रोथ कैपिटल के आशुतोष सरना की राय में आपको इस वक्त M&M खरीदना चाहिए। यहां पर आपको स्टॉप लॉस 1424 रुपए पर लगाना है। 1445 का यहां पर टारगेट रखिए तो M&M में खरीद करके चलने की सलाह है। चलिए एक बार बाजार पे नजर डाल लेते हैं। इस वक्त बाजार पे नजर डालेंगे। इस वक्त सेंसेक्स करीब 0.3% ऊपर है। निफ्टी में भी लगभग इतनी ही बढ़त है। 26 पॉइंट्स की बढ़त के साथ निफ्टी जो है वो 9640 के आसपास आ गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज काफी उतार चढ़ाव भरा दिन साबित हो रहा है। अभी तक ओपनिंग काफी तेज हुई, उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ आप देख सकते हैं सेंसेक्स और निफ्टी में आता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप्स भी उतने ही तेज हैं, लगभग 1/3% की तेजी वहां पर भी आपको दिखाई देगी। लेकिन बैंक निफ्टी यहां पर दिक्कत है, बिल्कुल फ्लैट, कोई खास बड़ा मूव यहां नहीं दिखाई दे रहा है। स्टॉक्स की बात करते हैं दिग्गजों में, जहां पर आज आपको अच्छी बाइंग दिखाई दे रही है। उसमें भारतीय एयरटेल शामिल है, 3% की मजबूती।
टू व्हीलर ऑटो स्पेस की जो काउंटर्स हैं वहां पर बहुत अच्छे नतीजे निकल कर आए हैं, बहुत अच्छे बिक्री सेल्स के आंकड़े निकल कर आए हैं मई के लिए। तो हीरो मोटो में आप अच्छी बाइंग देख रहे हैं, टीवीएस में भी अच्छी बाइंग है, टाटा मोटर्स के लिए जेएलआर के आंकड़े अच्छे हैं, तो वहां पर आप देख सकते हैं करीब 1% की तेजी। आयशर मोटर्स ने कल अच्छे आंकड़े पेश किए, तो वहां पर 1% की तेजी आज मौजूद है। हालांकि मारुति से डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है, तो वो थोड़ा सा दबाव देख रहा है, और साथ ही आज दबाव आया है मेटल काउंटर्स पे। टाटा स्टील टूटा हुआ है 1.5%, वेदांता में 1.25% से कुछ कम गिरावट है, हिंडाल्को 1% नीचे है, और HUL में मुनाफा वसूली दिखाई दे रही है ऊपरी स्तरों से, वो स्टॉक करीब 1% नीचे आ गया है। लेकिन अब बैंकिंग स्पेस की बात करेंगे, जहां पर ICICI बैंक लीड कर रहा है दबाव की तरफ, तो वहां पर 1% का प्रेशर है ICICI बैंक में। बाकी बैंकिंग काउंटर्स जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ये सब भी दबाव के साथ ट्रेड करते हुए। लेकिन चलिए आज के एक्सपर्ट को जोड़ते हैं हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त हमारे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जो आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए। विवेक, इस वक्त निफ्टी की बात करें तो वहां पर आपको क्या लगता है? एक आज वॉलेटाइल दिन साबित हो रहा है, हफ्ते का आखिरी दिन है, अगर हम ग्लोबल ट्रेंड देखें तो बहुत कुछ बदल रहा है, द वे द वर्ल्ड हैज बीन फंक्शनिंग टिल नाउ। अगर आप ट्रंप का जो कल का स्टेप है पेरिस वाला, उसको आइसोलेशन में देखें तो वो क्लाइमेट चेंज की बात है, लेकिन जब ये जिस तरह से पॉलिटिक्स होती आई है, लगता है ऐसे जैसे वही बदल गया है, तो क्या वहां से क्यों मिल रहा है? क्या बाजार इसके बाद इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से कुछ नर्वस रहेगा, या लगता है भारतीय बाजार में बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट है और अब भी हर गिरावट पर खरीदने का मौका ढूंढना चाहिए? गुड मॉर्निंग मुग्धा जी। अगर बुल मार्केट की हम बात करें तो बुल मार्केट का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अच्छी न्यूज आती है तो भी मार्केट चलता है और कोई खराब न्यूज आती है तो भी मार्केट चलता है। अभी हम मार्केट की बात करें तो एक काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है, तो मुझे लगता है ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए और उसके साथ इंटैक्ट रहना चाहिए। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो मुझे लगता है बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। 9620 से लेकर 9630 का जो रेंज है वो एक अच्छी बाइंग रेंज होगी, उस रेंज में निफ्टी मिलता है तो फिर से बाई करना चाहिए। 9588 के स्टॉप लॉस साथ ऊपर में 9690 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। ओके, चलिए, लेकिन अब बात करते हैं इस वक्त उन शेयरों की जो हैं तो छोटे लेकिन ऊंची छलांग लगा रहे हैं। हमारे साथ रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे जुड़ गए हैं। वरुण, बताइए क्या चल रहा है स्मॉल कैप स्टॉक्स में? देखिए, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और अच्छी खासी मजबूती के साथ दरअसल स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। करीब 0.26% के आसपास की तेजी स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने मिल रही है। वैसे ये पूरा हफ्ता जो है वो स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए अच्छा ही रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो एक्सिस केट जैसे काउंटर्स में आज अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। दरअसल फ्रांस के एक कंपनी के साथ इन्होंने जेवी किया है, उसका इंपैक्ट यहाँ देखने मिल रहा है। करीब 7% के आसपास की तेजी है। वहीं होटल लीला में अमेरिका का मैरीगोल्ड कैपिटल जो है वो यहाँ कुछ इसकी चेन्नई की प्रॉपर्टी खरीदने वाला है, 700 करोड़ के आसपास कुछ रूम्स खरीद रहा है, और इस खबर के बाद करीब 2.5 यानी कि 2.5% के आसपास की तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है। आपको याद होगा कल बड़े सौदे हुए थे आरपीपी इंफ्रा और कल्याणी इन्वेस्टमेंट में। आरपीपी इंफ्रा में दरअसल सुंदरम म्यूचुअल फंड और मॉर्गन स्टैनली ने खरीदारी की है, और इसी के चलते आज भी एक फॉलोअप बाइंग इस काउंटर में देखने मिल रही है। करीब 6.5% के आसपास की तेजी इस काउंटर में है। कल्याणी इन्वेस्टमेंट में सुंदरम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ने अच्छे खासे शेयर्स खरीदे हैं, और उसके बाद देखिए करीब 1.4% के आसपास की तेजी इसमें भी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रही है। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो शेयर्स है उसमें आज अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। दरअसल जो खबर आई है कि महाराष्ट्र पहला स्टेट होगा जहां पे सभी बिल्डिंग्स में एलईडी लाइट्स कंपलसरी होगी, और उस खबर के बाद मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स, बीपीएल, एचपीएल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी काउंटर्स में अगर आप देखें तो अच्छे खासे गेन्स के साथ ट्रेडिंग हो रही है। इसके अलावा और एक सेक्टर जो आज बस कर रहा है वो है लिकर सेक्टर। दरअसल इस जो पूरे सेक्टर है उसके लिए काफ़ी सारी जो खबरें हैं पॉजिटिव निकल के आ रही है। उसमें से एक तो ये है कि बिहार में जो इनका स्टॉक था लिकर का, उसे अब ये बिहार के बाहर लेके जा सकते हैं। इसकी अप्रूवल मिल गया है सुप्रीम कोर्ट से। और इसके बाद देखिए सभी लिकर स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी है। पायरनर डिस्टिलरीज इसमें सबसे आगे 20% के अपर सर्किट पे, ग्लोबल स्पिरिट में भी करीब 2.5% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा जिन काउंटर्स में अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिल रहा है उनकी बात करें तो जाइकॉम का काउंटर इसमें शामिल है। अच्छे खासे गेन से करीब 17.5% के आसपास की तेजी इसमें। जय श्री टी, जैन इरिगेशन, डीवीआर, मार्क्सन फार्मा, जिंदल पॉली, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आज अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ दरअसल खरीदारी हो रही है। लेकिन पिटाई जिन स्टॉक्स की हो रही है उनकी बात करें तो उजास एनर्जी, रैमको सिस्टम, प्रकाश इंडस्ट्रीज, मैन इंडस्ट्रीज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आज गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है।
ये थे वो छोटे शेयर जो कि काफी तेजी से भाग रहे हैं। लेकिन अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे विवेक गुप्ता, उनकी ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे आपके लिए, तो आप भी बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौदा आपका और अब जानते हैं विवेक की ट्रेडिंग टिप्स। विवेक, क्या होनी चाहिए आज ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी? सिंडिकेट बैंक काफी दिनों बाद एक रिवर्सल के इंडिकेशंस दे रहा है। मुझे लगता है 79.25 के ऊपर जाता है तो इसे बाई करना चाहिए। 78 के स्टॉप लॉस साथ ऊपर में 80.90 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है JNK बैंक। इसे 85.40 के ऊपर जाए तो बाई करना चाहिए। 83.95 के स्टॉप लॉस साथ ऊपर में 87 रुपीज तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। ये दोनों कॉल कंडीशनल कॉल्स हैं। ऑलराइट विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद FNO बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी और उनके साथ जुड़ेंगे मितेश ठक्कर और सुमित बगड़िया। नए रिकॉर्ड्स पर खुलने के बाद बाजार में हुई मुनाफा वसूली। सेंसेक्स ऊपरी स्तरों से करीब 100 अंक फिसला, निफ्टी 9650 के करीब। बजाज ऑटो के उम्मीद से खराब बिक्री आंकड़े, मई में 10% कम बिकी गाड़ियां। घरेलू बिक्री और एक्सपोर्ट्स पर भी दबाव, शेयर करीब 1% नीचे। मई में अच्छी बिक्री आंकड़ों से टीवीएस मोटर्स 4% उछला, एक्सपोर्ट करीब 14.5% बढ़ा तो हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री में भी शानदार इजाफा। केडिला के मोरैया प्लांट को यूएस FDA से मिली क्लीन चिट, बैक्टीरिया इन्फेक्शन की दवा को मिली मंजूरी, शेयर 6% उछला। और आरकॉम की खस्ता हालत पर अनिल अंबानी आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कंपनी भारतीय एयरटेल को भी नहीं चुका पाई 90 करोड़ रुपए का इंटरकनेक्ट यूजर चार्जेस। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और आप जैसे ट्रेडर्स के लिए है हमारा शो, जिन्हें आज हफ्ते के आखिरी दिन अपने ट्रेड पर किसी न किसी तरह का एक्शन लेना है, राय चाहिए तो फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर 180020097890 पर, और चाहे तो आप हमें कर सकते हैं फोन इस नंबर पर और मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर 7045220000। ये है हमारा नंबर जो आप नोट कर लें। आज आपके शेयरों पर राय देने के लिए हमेशा की तरह चार्ट देखते हैं MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर, जो बताएंगे आपको अपनी रणनीति और साथ ही वायदा कारोबार की रणनीति के लिए हमारे साथ चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है CNBC आवाज पर। पहले तो राय सुमित आपके साथ, निफ्टी बैंक निफ्टी आज जो थोड़ी ऊपरी स्तरों से कमजोरी हुई है, ये खरीदने का सही लेवल है या थोड़ा इंतजार करें? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग अनिल जी, उसके बाद आपको दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं इसी तरह हम पूरे साल दर्शकों को एक अच्छे खासे व्यूज देते रहें और दर्शकों को कमाई होती रहे। बिल्कुल सुमित, यही इच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। अच्छा, अभी मार्केट्स की बात, मार्केट्स के अंदर इमीडिएटली अनिल जी तेजी का ही व्यू बना हुआ है। यहाँ से और भी तेजी देखने को मिल सकती है। इमीडिएटली निफ्टी में आज अच्छा मूव देखने को मिला है। आई थिंक इमीडिएटली इंट्राडे के हिसाब से 9600 9580 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए और यहाँ से हमको तेजी में ऊपर में 9700 इमीडिएट टारगेट और 9700 का लेवल टूटा तो हमें 9750 तक के लेवल्स निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, और बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी के अंदर भी फिलहाल तेजी का ही व्यू बना हुआ है। 3-4 दिन से बहुत सीमित दायरे में घूम रहा है, इसके लिए छोटा स्टॉप लॉस छोटा टारगेट से बनाया है। दायरा टूटने के बाद ही बड़ा मूव देखने को मिलेगा। ओवरऑल 24,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, बट छोटे से सीमित दायरे के लिए 23,200 का स्टॉप लॉस और 23,500 का टारगेट। ओके, मितेश जी आपका भी स्वागत है। गुड मॉर्निंग, बताइए अपनी राय निफ्टी पर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, एंड आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया मितेश जी। आई थिंक जी सर, निफ्टी पे आई थिंक 9640 के ऊपर एक ब्रेकआउट था जो सुबह हमने गैप से देखा और उसके बाद हमने देखा कि इंटरडे पुल बैक आ रहा है। इंटरडे एवरेजेस जो हैं वो करीबन 9625 के आसपास में है, तो अगर वो लेवल्स नहीं टूटते 9625 9620 के,
तो मुझे लगता है कि 9750 की तरफ हमने 1-2 दिन में बढ़ना चाहिए। तो आई थिंक व्यू क्लियरली तेजी का है, 9625 के लेवल पे नजर रखें। आई थिंक वो एक वर्किंग स्टॉप लॉस हो सकता है। और स्टॉक साइड भी आई थिंक क्लियरली विद दिस ब्रेकआउट हम लोग लॉन्ग साइड ही ट्रेड रिकमेंड्स कर रहे हैं। ओके, तो ये है राय निफ्टी पर हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ। और दर्शकों के लेते हैं सवाल। बड़ौदा से हमारे पहले दर्शक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है मितेश शाह। मितेश जी गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। Yeah, good morning. Yeah, actually I have Ujjivan Finance. हाँ जी। 12 lots and 5,000 shares of Ujjivan at the rate of 452 since last 3 to 4 months. ओके, 452 में खरीदा है उज्जीवन आपने? Yeah. ये कब, जब ये 2 महीने पहले लिस्ट हुआ था उसी वक्त खरीद लिया क्या आपने? Like 2-3 months before. हाँ, 3 महीने पहले जब, ओके, एफएनओ में जब लिस्ट हुआ था तब। ओके ओके मितेश जी, क्वांटिटी भी भारी भरकम है, आपके हम नाम है मितेश शाह। ये 12 लोट 452 रुपए के खरीदे हुए, क्या करें? इनका भाव आएगा 50% वायदा कारोबार में लॉस हो रहा, बहुत भारी भरकम है और क्वांटिटी भी जबरदस्त है। अनिल जी हम नाम है, लेकिन काम थोड़े से अलग है। आई थिंक स्टॉप लॉस एक नहीं लगाया और क्वांटिटी बड़ी रखी है। परंतु एक चीज़ अच्छी थी जो इन्होंने पेन देख लिया है, यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट है। इनफैक्ट ये स्टॉक 285 के आसपास बॉटम आउट किया था दिसंबर 2016 में, और वहाँ से रैली गई थी स्टॉक को, जो कि करीबन 450-465 तक लेके गई थी। तो स्टॉक वापस उस उन्हीं लेवल्स पे है। इस गए वीक का इस वीक का लो जो है वो करीबन 290 का है। आई थिंक 290-285 बड़ी सपोर्ट जोन है। मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा और बोल्ड होने की इनको सजेस्ट करूँगा कि अगर यहाँ पे और क्वांटिटी बढ़ा सके 285 के स्टॉप लॉस के आसपास, यहाँ पर मतलब करीबन आप 295-290 के रेंज में अगर आप क्वांटिटी बढ़ा सकें, परंतु 285 के नीचे का यानी 284-283 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर रखें, तो आपकी एवरेज प्राइस कम हो जाएगी। वो करने के बाद अगर ये लेवल्स नहीं टूटते हैं तो रिवर्सल में आपको मुझे लगता है कि 360-365 के आसपास की एग्जिट तो इमीडिएटली मिल जाएगी, और वहाँ पर एटलीस्ट आप काफ़ी कम लॉस से या माइनर लॉस से निकल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए उज्जीवन पर। मितेश जी, आपने लंबा नुकसान देखा है, लेकिन अब थोड़ा इंतजार कर लें, अभी अब पैनिक ना करें। अब तक नहीं किया है तो फिर ठीक है, स्टॉप लॉस तो लगाना था, नहीं लगा पाए, कोई बात नहीं, अब होल्ड करें। जो मितेश जी की राय है आपके लिए, बिल्कुल उसे लिख कर रख लें। गुड़गांव चलेंगे, हमारे अगले दर्शक वहीं से हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर विशाल। नमस्कार विशाल जी, पूछिए अपना सवाल। Yes sir, first of all happy birthday to you. Thank you sir. And I have one lot of Amar Raja short. अच्छा 73. अच्छा, शॉर्ट किया है 873 में अमारा राजा बैटरी शॉर्ट किया है विशाल जी ने। ओके, एक बार अमारा राजा का भाव देख लें। बताएं आप सुमित, क्या राय है इनके लिए? लगभग इनके भाव के आसपास ही 1-2 रुपए ऊपर नीचे है, तो प्राइस पर ही ट्रेड करा, क्या करना चाहिए? स्टॉप लॉस टारगेट 1% का ऊपर में स्टॉप लॉस लगा ले शॉर्ट पोजीशंस के लिए। 883-884 के आसपास का इस स्टॉक के अंदर रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल टूटता है तो ये स्टॉक में यहां से तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 950 से 950 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो ये स्टॉप लॉस जरूर लगाए, क्योंकि अमर राजा ने पिछले कुछ दिनों में एक लोअर लेवल पे सपोर्ट लेके पुल बैक दे रहा है। अब ये पुल बैक अगर 883-884 के ऊपर सस्टेन कर गया, तब तो इसके अंदर वन वे तेजी हमको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 900 इमीडिएट और फिर 950 के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। मैंने जो स्टॉप लॉस दिया, अगर वो स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है और यहीं से अगर ये नीचे गिरना चालू होता है और अगर 860 का लेवल तोड़ दिया, तो फिर इनको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, जिसके अंदर 830 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इनके लिए जो 2 लेवल मेन है, 860 नीचे में, जिसके टूटने के बाद इनको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, और ऊपर में 883 के आसपास का स्टॉप लॉस, जिसके बाद इनको एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो ये स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। परफेक्ट। पूना, यहाँ से हमारे अगले दर्शक हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर, विक्रांत जी। नमस्कार विक्रांत जी, बताइए क्या ट्रेड किया है सर आपने? हेलो, गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी बर्थडे आपको। थैंक यू सर जी। एक्चुअली मैंने टाटा स्टील का कॉल लिया था 580 का 1.75 पे। ओके, तो मुझे ये पूछना था कि शैल आई कीप दैट एंड वेट फॉर इट टू इंक्रीज, या फिर और एक लेके एवरेज, मतलब और एक लॉट लेके एवरेज करके बेच दूं थोड़े दिन के बाद। 580 का कॉल खरीदा है आपने? हाँ, तो आउट ऑफ द मनी कॉल है। आउट ऑफ द मनी कॉल में एवरेज करके क्या करेंगे? 2 रुपए का तो कॉल ऑप्शन है। अगर चलिए फिर भी पूछते हैं सुमित से। सुमित, एवरेज करना चाहिए या फिर अगर इन्हें कोई थोड़ा नजदीक का कॉल खरीदे? अभी क्या 490 के आसपास चल रहा है, तो क्या कोई नीचे का कॉल खरीदा जाए? लेकिन ऐसा लग रहा है विक्रांत जी ज्यादा प्रीमियम देने के मूड में नहीं है। गलत पोजीशन है अनिल जी, इस तरह के कॉल ऑप्शंस पे पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि अगर ये कम प्रीमियम देने के बाद अगर ये पोजीशंस बनाने की सोच रहे हैं और ऐसा सोचते हैं कि मेरा कॉस्ट कम है और मेरा लागत कम लगने वाला, तो वो लागत पूरी लगने ही वाली है एक तरह से, क्योंकि 580 यहाँ से ऊपर 100 रुपए की रैली है, जो कि 20% की रैली किसी भी फ्रंट लाइनर जैसे स्टॉक के अंदर 1 महीने के अंदर
आना मुश्किल है। साल में 8 से 10 महीने में ही 1-2 महीने ही ऐसे होते हैं जब ये स्टॉक 15 से 20% के मूव देते हैं, अदरवाइज 5-7 या 8-10% की रेंज के अंदर घूमते हैं और हर लेवल से उतना ही मूव हमको देखने को मिलता है। तो सभी दर्शकों को एक तो सलाह ये रहेगी कि एट द मनी के आसपास की कॉल लेने की कोशिश करें। जो भी सीएमपी चल रहा है उससे 5 से 8% ऊपर के ही कॉल लेने की आप कोशिश करें। प्रॉफिट अगर हमको अच्छा बनाना है तो इतने बड़े कॉल के अंदर प्रॉफिट नहीं बनेगा, इतने बड़े आउट ऑफ द मनी कॉल के अंदर। जहां तक ये पोजीशंस का सवाल है, थोड़ा सा भी यहां से पुल बैक आता है तो उसमें निकल जाए, और अगर आपको फ्रेश पोजीशन लेनी है तो 500 के स्ट्राइक प्राइस के अंदर लेके काम करें, क्योंकि 500 का लेवल जैसे ही टूटा तो इसमें 20 से 30 रुपए का मूव हमको देखने को मिलेगा ऊपर में। तो 500 की स्ट्राइक प्राइस के अंदर अगर आप 500 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल लेके अगर आप काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। ओके, ये मुझे लगता है सुमित कुछ वैसा है लॉटरी के टिकट खरीदे जैसा, क्योंकि निफ्टी के स्टॉक में आप 20% ऊपर या नीचे के ऑप्शन खरीदे तो लग गया तो ठीक है। अभी ये ठीक है, अभी 490 के आसपास है, फर्ज करें 525-30 540 भी हो गया तो इनका कॉल ऑप्शन का भाव हो सकता है दुगुना हो जाए, 4-5 रुपये हो जाए। तो शायद ये सोचकर विक्रांत जी ने लिया। अगर आपने वही सोच कर लिया है विक्रांत जी तब तो ठीक है, और अगर आप वाकई में सोचते हैं कि टाटा स्टील 100 रुपये बढ़ जाए इस सीरीज़ में, उसकी संभावना काफ़ी कम है, तो फिर उस लिहाज से आप अपनी रणनीति रखें। एवरेज करने की राय तो बिल्कुल नहीं है सुमित की तरफ से। दिल्ली से हैं अगले दर्शक हमारे साथ इस वक्त नीरज। गुड मॉर्निंग नीरज जी, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। अनिल सर, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया सर जी। सर, ग्रासिम का एक लॉट है 148 की बाइंग है, पूछना चाहता है सर होल्ड करूं या फिर निकल जाऊं? कितने में खरीदा है सर? 1148 पे है सर। 1148 ये है ना, ये बहुत सारे ट्रेडर्स की नीरज जी जो आदत होती है ना, आगे का आंकड़ा छोड़ देते हैं, राइट। ये खाली पीछे के 2 या 3 डिजिट याद है, जैसे 1100 का स्टॉक है तो आपने 1000 वाला छोड़ दिया है। चलिए कोई बात नहीं। 1148 में खरीदा है, 10 रुपये मुनाफे में है। और पूछते हैं मितेश जी से। मितेश जी क्या करें, स्टॉप लॉस टारगेट दीजिए ना। आई थिंक अनिल जी इसका इंट्राडे सेटअप काफ़ी अच्छा है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से लिया है तो मुझे लगता है कि इसमें 1140 कैश पे, यानी कि करीबन 13 रुपये नीचे का, इनके भाव से जस्ट 2-3 रुपये 4 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। चांसेस काफ़ी अच्छे हैं कि ये सिग्नल अगर चल जाता है तो स्टॉक 1185-1190 की रेंज में जाएगा, जहाँ पे कि 2 से 3 दिन में प्रॉफिट ले सकते हैं। ओके, अब अगले दर्शक हमारे यहीं से मुंबई से हैं हमारे साथ, सागर बानावालीकर साहब। शायद मैंने आपका सरनेम सही पढ़ा होगा सागर साहब। पूछे सर, क्या जानना चाहते हैं? सर, सागर बात कर रहा हूँ मुंबई से। ICICI बैंक का 330 का कॉल है मेरा, 6 रुपये 20 पैसे पे। कितने में लिया था ये आपने? 6 रुपये 20 पैसे। 6 रुपये 20 पैसे में लिया है, अभी चल रहा है 4 रुपये 70 पैसे, 1.5 रुपये के आसपास का आपको नुकसान है इस वक्त, राइट? पूछते हैं इस वक्त सुमित से। सुमित, 330 का कॉल होल्ड करना चाहिए? 2 दिनों से थोड़ा सा ICICI बैंक अच्छी दौड़ लगाने के बाद करेक्ट हुआ है, थोड़ा सा सुस्ती दिखा रहा है स्टॉक ऊपरी लेवल से, बट ओवरऑल स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। वो ब्रेकआउट को देखते हुए ऐसा लगता है कि स्टॉक के इमीडिएट टारगेट 330 रुपए बन रहे हैं, और अगर 330 के लेवल टूटे तो शायद हमको 10 से 15 रुपए की रैली करंट सीरीज के अंदर देखने को मिल सकती है। इसका इमीडिएट हर्डल 325-330 के आसपास ही है, तो ये हर्डल टूटना जरूरी है और तेजी के लिए। ये अपनी पोजीशंस को फिलहाल एक बार होल्ड कर सकते हैं। नीचे में अगर 313-314 के लेवल अगर टूटता है तो फिर हमें एक बार स्टॉक में वीकनेस चली जाएगी और करंट सीरीज के अंदर इनको प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो 313-314 स्पॉट लेवल्स के हिसाब से इनका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी 317 रुपए 50 पैसे चल रहा है, ऊपर में 325 से 330 इमीडिएट टारगेट, वो लेवल टूटे तो 10 से 15 रुपए की तेजी जून सीरीज के अंदर ही हमको देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल पोजीशंस के ऊपर एक बार होल्ड की सलाह रहेगी। ओके, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त। ICICI बैंक का कॉल ऑप्शन होल्ड करिए सर। सागर जी घबराइए मत, कोई दिक्कत की बात नहीं। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक में इस वक्त तो हमने आपके सवाल लिए और आपके स्टॉक्स पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय ली, लेकिन उनको कौन से स्टॉक्स पसंद है जहां पर अगर आप नए सौदे करना चाहें तो कर सकते। तो मितेश और सुमित की हम टॉप ट्रेडिंग पिक्स लेंगे इस ब्रेक के बाद। सुमित की ऑप्शन की स्ट्रेटेजी भी है वो भी पूछेंगे, और साथ ही आपके सवाल तो लेंगे। बने रहिए हमारे साथ। 125 अंक ऊपर है सेंसेक्स। निफ्टी पर मजबूती है 33 अंकों की, 9650 के आसपास कारोबार। वक्त है हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की बेहतरीन पिक्स आपको देने का। मितेश ठक्कर से पूछा जाए पहले उनके 2 बेहतरीन आइडियाज बताएं मितेश जी। जी अनिल जी, आई थिंक एक स्टॉक जो मेरा है वो टायर सेगमेंट से है। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी तेजी रही है इस सेगमेंट में। तो जेके टायर्स एक मिड कैप स्टॉक है जिसमें कि अच्छे सिग्नल्स इंट्राडे चार्ट पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ बाय करें 171 के स्टॉक से 190 तक के टारगेट्स देखें। और जो दूसरा स्टॉक है वो मैरिको है। काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद इस स्टॉक ने 320 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, तो 315 का टारगेट रख के इसको 336-338 के टारगेट्स के लिए ले सकते हैं।
ओके, तो ये है दो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करें। जेके टायर, आज सुबह से हम कह रहे थे कि स्टॉक में अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, टेक्निकली है मजबूत, खरीदे 190 के लक्ष्य के लिए और साथ ही मैरिको भी। सुमित बताएं अपनी पिक्स। अनिल जी, पहला स्टॉक अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट के अंदर हमें एक तेजी का मूव देखने को मिल रहा है। ऐसा लगता है अदानी पोर्ट यहां से और तेजी दिखा सकता है और इस बार ये स्टॉक ऊपर में 380 तक के लेवल्स हमको लगता है इमीडिएटली दिखा देगा। आई थिंक अदानी पोर्ट के अंदर प्रेजेंट लेवल्स पे बाइंग करें। प्रेजेंट लेवल से कोई छोटी सी गिरावट मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, स्टॉप लॉस 340 एंड टारगेट 380। दूसरा स्टॉक टाटा मोटर। टाटा मोटर के ऑटो इफेक्ट तो वैसे पूरा ही मजबूत दिख रहा है। टाटा मोटर में अभी ऐसा लगता है कि यहां से हमको स्पर्ट देखने को मिलेगा और एक अच्छा मूव हमको देखने को मिल सकता है। टाटा मोटर का इमीडिएट 200 डीएमए है 500 लेवल्स के आसपास। जैसे ही वो स्टॉक ये लेवल क्रॉस करेगा तो हमें स्टॉक के अंदर और तेजी देखने को मिलेगी। इमीडिएटली 500 और 510 इसके टारगेट होंगे, 470 का स्टॉप लॉस होगा। प्रेजेंट लेवल से 5-7 रुपए की गिरावट, खरीदारी करें 500 से 510 के टारगेट। अच्छा, और आपका ऑप्शन कौन सा है आज? पेट्रोनेट, राइट? बताइए। यस, एब्सोल्युटली राइट अनिल जी। पेट्रोनेट के अंदर भी एक तेजी बन रही है और ओवरऑल ये स्टॉक तेजी वाला ही स्टॉक है। आज हमने इसमें मूव देखा है जिसमें ऐसा लगता है कि अगर ये यहीं पे क्लोजिंग देता है तो आने वाले 2 से 4 दिनों में हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है पेट्रोनेट के अंदर। 450 का कॉल लेके काम करना है, जो कि 13 रुपए के आसपास मिल रहा है। 10 रुपए का स्टॉप लॉस है और ऊपर में इमीडिएटली हम 10 से 15 रुपए की तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेट्रोनेट के स्टॉक के अंदर। अगर वो होता है तो इस कॉल की वैल्यू 18 से 22 रुपए होने की उम्मीद है 3 से 4 दिनों के अंदर। ओके, तो पेट्रोनेट एलएनजी का आप 450 वाला कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं अगर ऑप्शन में ट्रेड करना हो। अगले दर्शक हमारे हैं दिल्ली से। अच्छा, आज दिल्ली वाले बड़े एक्टिव हैं। चलिए, मुकेश गुप्ता साहब हैं फोन लाइन पर, उनसे करते हैं बात। नमस्कार मुकेश जी, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार सर। अनिल जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। आपकी जो राय होती है सर मैं उसको बहुत फॉलो करता हूँ सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। पैसा बनता है ना सर? बनता है, बिल्कुल बनता है। कोशिश यही रहती है कि सर आपकी राय के अकॉर्डिंग ही चला जाए सर। ओके जी, बताइए क्या मदद की जाए आज आपकी? सर मेरे पास 2 लॉट हैं SDIL के 90 रुपए 90 पैसे पे। ओके, 90 रुपए 90 पैसे में SDIL खरीदा है आपने। मितेश जी, चार्ट देखिए जरा, क्या किया जाए? और थोड़ा नुकसान है, इन्हें 1-1.5 रुपए का नुकसान है। आई थिंक देखिए, स्टॉक टिपिकली ट्रैक्शन नहीं दिखा रहा है मोमेंटम ऊपर में, परंतु 87 का एक इसका बड़ा सपोर्ट है। अगर नहीं तोड़ता है तो चांसेस हैं कि ये स्टॉक 96-97 की तरफ वापस बढ़ेगा। फिलहाल के लिए ऐसा कोई डायरेक्शनल बायस है नहीं। स्टॉक 3 दिन से ऊपर ब्रेकआउट देने की ट्राई कर रहा है परंतु साइडवेज चल रहा है। तो मेरे ख्याल से सर आप 87 का लेवल ध्यान में रखें और ऊपर में 95-96 मिलता है तो आप वहाँ पे एग्जिट करने का ट्राई करें। ओके, तो ये राय है आपके लिए HDIL में। मुकेश जी नोट कर लीजिएगा जरा। अच्छा, ये एक और दिल्ली से, नोएडा से हैं अब हमारे साथ अगले दर्शक कुलदीप संधू। संधू साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार साहब, आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, थैंक यू जी। सर ये बैंक ऑफ इंडिया में लिया था, ये 139.90 में 1 लॉट। ओके, मतलब 140 समझ लो राउंड फिगर, ठीक है। सेल पे लिया था, कल ही लिया था मैंने। कल आपको किसी ने बताया था तो मतलब खरीदा कि बेचा है? बेचा है। अच्छा, शॉर्ट है आप। 140 में 142 चल रहा है। हाँ जी हाँ जी। और दूसरा एक रिलायंस इंफ्रा मैंने 477 पे लिया, वो भी सेल किया हुआ है। दोनों सेल है। रिलायंस इंफ्रा शॉर्ट है आपका और 477। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। 400 जरा मितेश जी आप रिलायंस इंफ्रा के चार्ट देखिए, तब तक मैं एक बार सुमित से राय ले लूँ। बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट 140 का स्टॉप लॉस टारगेट सुमित। देखिए, ये 140 रुपए के 139.50 140 जो जिन लेवल पे इन्होंने शॉर्ट किया है, स्पॉट लेवल्स में बता रहा हूं, उसी के हिसाब से वो लेवल टूटने के बाद ही ये स्टॉक के अंदर हमको वीकनेस देखने को मिलेगी और फिर शायद हो सकता है हमको 130 तक के लेवल्स देखने को मिले। स्पॉट लेवल्स के हिसाब से 139.50 140 का लेवल अगर टूटता है तो इसमें 8 से 10 रुपए की वीकनेस देखने को मिल सकती है। जब तक ये लेवल टूटते नहीं है तब तक थोड़ा सा डाइसी है। आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए क्योंकि अभी तक यहाँ पे इसमें तेजी भी नहीं दिख रही है चार्ट्स में कि यहीं से एक बड़ी तेजी हमको देखने को मिले। इमीडिएटली 147 ये लेवल अगर टूटता है बैंक ऑफ इंडिया के अंदर तो उसके बाद ये स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी और 155 से 165 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 147 का आपके शॉर्ट पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपको प्रॉफिट तभी मिलेगा जब ये 140 के नीचे एक दिन के लिए क्लोज देगा, तब 7 से 8 रुपए गिरने की पॉसिबिलिटी है। जब तक गिरता नहीं तब तक ये इसी रेंज में घूमेगा। अच्छा, 140 से 147। सुमित 147 का जो स्टॉप लॉस आप बोल रहे हैं कैश का या फ्यूचर का? क्योंकि आजकल भाव में फर्क बड़ा चल रहा है इन बैंकों में। क्या? हाँ बिल्कुल अनिल, बिल्कुल अनिल जी, मैंने जो भी अभी लेवल्स दिए सारे कैश के हैं। 147 स्टॉप लॉस कैश के हिसाब से और 140 नीचे में सपोर्ट जो दिया है वो भी कैश के हिसाब से। तो क्या फ्यूचर में थोड़ा डिस्काउंट पे? तो 147 कैश लेवल है, इसका स्टॉप लॉस रखिएगा कुलदीप जी। अच्छा, रिलायंस इंफ्रा जो 477 का शॉर्ट है मितेश जी, उसके लिए भी स्टॉप लॉस टारगेट बताएं आप इन्हें।
इसका पैटर्न तो वीक ही है। मुझे लगता है कि चांसेस ज़्यादा हैं कि इसमें गिरावट में 450 का भाव मिल जाएगा और स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा कि 494 का कैश में, यानी कि 495 हाफ के आसपास जैसा फ्यूचर में स्टॉप लॉस बनेगा। तो चांसेस ज़्यादा है कि ये इवेंचुअली स्टॉक वापस 450, इनफैक्ट ट्यूसडे को ये 436 का इंट्राडे लो किया है, परंतु जो वीकली पिवट है वो 450 के आसपास का है। तो मुझे लगता है कि वो लेवल्स वापस टेस्ट करने के बहुत हाई चांसेस है। 494 हाफ 495 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के आप उसमें बने रहें। ओके, ये आपके लिए राय। कुलदीप जी लेवल सारे नोट कर लीजिएगा आप, ताकि आपको ध्यान रहे। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़ ली जाए। टाटा मोटर्स की बिक्री जो हमारे यहाँ की हिंदुस्तान की JLR के आंकड़े तो कल आपने देखे थे, ये 4% घटी है। 38,361 यूनिट्स ही आई है। मई के महीने की बिक्री के आंकड़े टाटा मोटर्स के आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। कुल बिक्री थोड़ी सी घट कर आई है, हालांकि स्टॉक मजबूत है, तो यानी कि उम्मीद ही कम थी शायद, इस वजह से स्टॉक में मजबूती बनी हुई है। या फिर यूँ कहें कि अल्टीमेटली टाटा मोटर्स का स्टॉक जो है वो ग्लोबल सेल्स के आंकड़ों पर चलता है, वो कल काफ़ी अच्छे आए थे, तो मजबूती वहाँ बरकरार है। चलिए, तो ये टाटा मोटर्स की बिक्री के आंकड़े। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। 120 अंकों पर है सेंसेक्स और निफ्टी पर 30 अंकों की मजबूती अब भी बरकरार है। 1/3% मजबूत है दोनों ही इंडेक्स, लेकिन इन दोनों से ज्यादा मजबूत है मिड कैप इंडेक्स, जो आधा % ऊपर आपको नजर आएगा 50 अंकों की तेजी के साथ। लेकिन बाजार बहुत तेजी से भागने में थोड़ा सा ऊपरी स्रोत अगर ठंडे हुए तो उसकी वजह यह है कि बैंक निफ्टी में तेजी थोड़ी सी कम होती हुई दिखी है। हालांकि है 35 अंक ऊपर अब भी बैंक निफ्टी, लेकिन आप देखिए बैंक निफ्टी का हाई बनाया है 23,453, वहां से 100 पॉइंट नीचे है। निफ्टी ने हाई आज का और लाइफ टाइम का बनाया है 9,673, और वहां से कितना 30-25 पॉइंट नीचे है। तो थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आई, वो की जो सही भी है इस बाजार को देखते हुए। लेकिन अभी 1070 शेयर ऐसे हैं जो मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि बढ़ने वाले शेयरों की तादाद है कहीं बेहतर कमजोर शेयरों के मुकाबले में। मैच 600 शेयरों में नुकसान के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल खरीदारी की तरफ रुझान बाजार का ज्यादा। ये है आज का अब तक का कारोबार, यानी कि हफ्ते के आखिरी दिन भी बाजार बेहद दमदार प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स, ऐसे सेक्टर्स जो एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं जो जनरली आप देखते नहीं है। भारतीय एयरटेल 3.5% की बड़ी मजबूती इस काउंटर पर बनती दिख रही है, यहां से खरीदारी आती दिख रही है। फार्मा शेयर फॉर अ चेंज आज लगातार दूसरे दिन अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करते हुए। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के उस पार नई दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ेंगी फिर से मुग्धा मिश्रा, जो लेंगी आपके लिए शेयरों पर फटाफट सलाह, और साथ देने के लिए हमेशा की तरह होंगे उनके साथ बाजार के जाने माने दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट प्रकाश गाबा साहब। इस छोटे से ब्रेक के बाद नए रिकॉर्ड पर खुलने के बाद बाजार में मुनाफा वसूली। सेंसेक्स ऊपरी स्तर से करीब 100 अंक फिसला, निफ्टी भी 9,650 के नीचे। बजाज ऑटो के उम्मीद से खराब बिक्री आंकड़े, मई में 10% कम बिकी गाड़ियां। घरेलू बिक्री और एक्सपोर्ट पर भी दबाव, टाटा मोटर्स की घरेलू बिक्री और एक्सपोर्ट में भी कमी। मई के अच्छे बिक्री आंकड़ों से टीवीएस मोटर्स 4% उछला, एक्सपोर्ट करीब 14.5% बढ़ा। हीरो मोटो की बिक्री 8.5% बढ़ी, शेयर 2% ऊपर। कैडिला के मोरैया प्लांट को यूएस FDA से क्लीन चिट, बैक्टीरिया इन्फेक्शन की दवा को मिली मंजूरी, शेयर 6% तक उछला। और रिलायंस कम्युनिकेशंस की खस्ता हालत पर अनिल अंबानी आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कंपनी भारती एयरटेल को भी नहीं चुका पाई 90 करोड़ रुपए का इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज। चलिए बाजार पर नजर डालते हैं। करीब 100 अंक की बढ़त अब दिखा रहा है सेंसेक्स, और निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कोशिश है वापस ऊपर की तरफ जाने की। 9,640 के आसपास का स्तर इस वक्त दिखाई दे रहा है। लोअर लेवल से थोड़ा सा रिकवरी, लेकिन अब भी थोड़ा वॉलेटाइल दिन दिखाई दे रहा है। बट अच्छी बात यह है कि पूरे टाइम हम हरे निशान में बने रहे हैं। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो दिग्गजों में आज आपको दिखाई देगी बाइंग। भारतीय एयरटेल में बहुत अच्छी बाइंग है, यहाँ पर 3.25% की मजबूती आ चुकी है। अब
सिप्ला 2% के आसपास की तेजी देख रहा है। इनफैक्ट फार्मा स्पेस के ज्यादातर काउंटर्स जो हैं वो आज हरे निशान में हैं। आयशर मोटर्स 1.25% ऊपर है। टाटा मोटर्स जहां पर घरेलू बिक्री आंकड़े अभी आ रहे हैं आपके सामने, लेकिन सबसे ज्यादा असर इसको JLR पर पड़ता है। घरेलू बिक्री इसकी टोटल जो सेल्स है उसके मात्र 16-17% है। JLR की बिक्री ज्यादा अहम है और वो अच्छी निकल कर आई है, इसीलिए टाटा मोटर्स में अब भी ये मजबूती बरकरार दिखाई दे रही है आपको। टाटा मोटर्स DVR भी अच्छा कारोबार कर रहा है। बैंकिंग स्पेस में थोड़ा सा लैकलस्टर कारोबार है, लेकिन HDFC 1% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। IT स्पेस में TCS में अच्छी बाइंग दिखाई दे रही है। HUL जहां मुनाफा वसूली का दबाव देख रहा है, उसके विपरीत ITC अच्छा कारोबार कर रहा है। आज वहां करीब 1% की तेजी है और HUL करीब 1% नीचे बना हुआ है। और एक स्पेस जहां पर दबाव देख रहे हैं वो है मेटल का क्षेत्र। टाटा स्टील 1.5% नीचे, वेदांता में दबाव, हिंडाल्को 1% नीचे ट्रेड करता हुआ। और आज मुनाफा वसूली आपको इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी दिखाई देगी, जो कि करीब 1% नीचे ट्रेड करता हुआ। लेकिन चलिए अब आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। पहले प्रकाश सर, आपसे सबसे पहले इस वक्त निफ्टी पर कॉल लेना चाहूंगी, जहां पर इस वक्त करीब 25 से 27 पॉइंट्स की तेजी है, लेकिन ऊपर नीचे रहा है थोड़ा सा आज का कारोबार। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे? क्या अब मजबूती का सौदा बनाए? गुड मॉर्निंग मुग्धा। ऐसा लगता है कि अपर रीजन में जो गैप अप ओपन हुआ उसके बाद थोड़ी गिरावट है, लेकिन मैं कहूँगा ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट अप है, क्योंकि हो सकता है थोड़ी और भी गिरावट आए, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निफ्टी में जो है करीब 9,640 और 30 के बीच में, यहाँ पर तो मुझे लगता है होल्ड कर लेगा। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक अप मूव मिले तो आज खरीद कर जाए, नेक्स्ट वीक के लिए अब भी ठीक है, कहीं पर भी वीकनेस नज़र नहीं आती। और बैंक निफ्टी की बात करें तो लगता है कि 23,280 के इर्द गिर्द बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है, ये लगता है मुझे होल्ड करेगा। तो पिछले दिनों हमने एक अप ट्रेंड देखा है, वो अब तक कायम है, कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आ रही। इसको कह सकते हैं पॉज या ब्रीदर या कंसोलिडेशन। ओके, बैंक निफ्टी पर भी राय लेना चाहूंगी। वहां पर हमने देखा निचले स्तर से बाइंग आ गई है, अब करीब 22 पॉइंट्स की तेजी देख रहा है बैंक निफ्टी। क्या यहां पर भी लगता है आपको कि बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है आगे? खरीद कर चलना चाहिए? एब्सोल्युटली। यहाँ पर बेसिक ट्रेंड जो बैंक निफ्टी का है वो है पॉजिटिव। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है, कह सकते हैं 23,280 के आसपास, 300 के आसपास, ये काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है। अगर थोड़ी गिरावट आती भी है तो लगता है कि यहाँ पर थोड़ा संभल जाएगा। अप मूव इंटैक्ट है तो नेक्स्ट वीक तो मुझे ठीक ही नजर आता है, कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आता। तो अप मूव अब भी इंटैक्ट नजर आ रहा है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। लेकिन चलिए अब बात करते हैं GMR इंफ्रा के नतीजों की। कंपनी का घाटा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, मार्जिन भी पिछले साल के मुकाबले काफी कमजोर हो गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए ग्रुप CFO GMR इंफ्रा मधु तेरडाल जुड़ रहे हैं। मिस्टर तेरडाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आपके नतीजों पर बात करूं, उससे सबसे ज्यादा जिसकी वजह से ये स्टॉक आज मूव कर रहा है वो ये रीजन है कि आपने अपना कर्ज काफी कम कर लिया है। दर्शकों को बता दूं 37,480 करोड़ का कर्ज था पिछले साल, जो कि अब कम होकर 19,856 करोड़ पर आ गया है। ये मिस्टर तेरडाल आपने कैसे हासिल किया है? बिल्कुल ठीक रहा है जी आपने, एंड ऑलमोस्ट 50% ऑफ डेट हैज बीन रिड्यूस्ड। इट हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 to 4 years ऑफ एफर्ट्स and we have success. It is not that एक साल में ऐसा हुआ, at least it is a continuing efforts of 2 to 3 years. But when it comes to this current year, our original was 19,856. We got around 2,000 crores from Tenaga, and we got almost about 2,000 crores from Maldives airports. We got another 500 to 800 crores from the divestment of minor assets. So there was an actual net equity cash flow of 4,500, and there was a corresponding reduction of the debt also. Uske alawa, the lenders in our stressed assets converted around 4,500 crores of debt into equity. And that, let me remind, it was done by unanimously by all the lenders. There is absolutely no issues on that. So as a result of around 9,000 to 9,500 has happened by the actual reduction of the debt. In addition to that, because the management of these stressed assets like Chhattisgarh and Rajmundry was taken over, the entire debt of close to around 9,000 crores also was reduced.
So there is also a small effect of the Ind AS also. So by a combination of that, let me tell you, we are comparing the Ind AS numbers of previous year and Ind AS numbers. So there is really no much real impact, because our real debt last year as per the Ind gap was almost about 47,000 crores. If you remember, we were talking about that level of debt. So it was corrected to 37,480 crores in the Ind AS. Now that has fallen down to 19,856. Not only that, आप debt to EBITDA margin देखिए. Debt to EBITDA margin, it has fallen down to 4.3. It used to be 9.4 last year. So you can see overall, not only the debt level has come down, our leverage ratios have started improving significantly. यस सर, इट्स अ मेजर फीट। लेकिन एक बात यहाँ पर समझना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं कि इक्विटी में कन्वर्ट किया है लेंडर्स ने, तो अब क्या आपके ये जो प्रोजेक्ट्स थे इसमें आपकी कुछ इक्विटी बची है? अब आपके ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा है इस वक्त? No, we still continue to own about 62% at the holding company as the family, and the GMR Infra holds 52% in the our energy portfolio, after even getting 30% investor in Tenaga and other equity investors. And in the airport, we'll continue to own 100% of our airports holding company. So there is no reduction in the equity shareholding of the group. What has actually happened is that all round there is an improvement. Our debt level has come down very significantly, almost 50%. Then our airports. Great. Let's. सर, अब थोड़ा सा पीएनएल पर एक सवाल लेना चाहती हूँ मैं सर। बोलिए। एक पीएनएल पर सवाल लेना चाहती हूँ, वो ये कि आपका जो रेवेन्यू है, चलिए नुकसान जो निकल कर आया वो तो बाद में समझेंगे, लेकिन जो आपका सेल्स है वो भी कम हुई है, 395 करोड़ से घटकर ये 272 करोड़ पर आई है। ये कमी क्यों आती हुई दिखाई दी? मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको, देखिए, बिकॉज ऑफ द इंड एएस इफेक्ट certain revenues also have not been included. Frankly speaking, there is a 1,300 crores of EBITDA and more than 4,000 crores of revenue in our power assets. That is not being added to this. So if I add the EBITDA number of another 1,300 crores, our EBITDA will be more than 23% of what we have shown today. So both the plus side as well as the negative side is not included because of the Ind AS treatment. So that you have to understand. सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि आगे जब हम अगले साल की बात करें, आपने बहुत ज्यादा डेट कम कर लिया है, क्या हम ये भी उम्मीद करें कि अब FY18 में आपके डेट लेवल्स इससे भी कम होंगे? 4.3% का जो आंकड़ा है वो इससे भी और बेहतर नजर आएगा मार्च 2018 में? मेरे ख्याल से अभी का फोकस ये रहेगा, इंक्लूडिंग आवर bringing down the interest cost. That will be the focus. Okay. Then also the focus will be on improving the profitability in all the assets and refinancing the existing debt. I think that is, we have already, if you have seen in Varora Energy also, we have made a profit of 143 crores. Now the next effort will be reduce the cost of interest, reduce the financing cost, and then start improving the profitability all around. That will be the focus in the coming year. ऑल राइट मिस्टर तेजाल, थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए और ये सारी बातें हमारे साथ करने के लिए। लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद शेयरों पर फटाफट सलाह लेकर आएंगे। प्रकाश गाबा जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अब अगले 4 मिनट तक आपकी तरफ से आए सवालों का फटाफट जवाब देंगे। हमारे साथ शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए बने हुए हैं प्रकाश गाबा। टीटागढ़ वैगन्स पर सबसे पहले सवाल है अर्चना राय का दिल्ली से। 225 रुपए के 225 शेयर इन्होंने खरीदे हैं 123 के भाव पर। होल्ड ही करना पड़ेगा इनको। हाँ, वहीं पर 130 में थोड़ा रेजिस्टेंस है, वहां पर जब भी एक मौका मिले तो निकल जाना, लेकिन लोअर लेवल में थोड़े सपोर्ट्स हैं 105 के करीब। हिमाद्री केमिकल्स खरीदे हैं 500 शेयर 63.9 रुपीस के भाव पर शिखर पाठक ने। होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अप मूव ऑन है, 70-75 का टारगेट नजर आता है, लेकिन वक्त लगेगा, डिप्स आएंगे वो खरीदने के मौके मिलेंगे।
नितिन फायर के 1000 शेयर हैं 33 रुपए के भाव पर जोधपुर के रविंद्र जी के पास। एग्जिट स्ट्रक्चर वीक है, वीकनेस इतनी है कि कहना मुश्किल है। एग्जिट। आईसीआईसीआई प्रू पर सवाल पूछ रहे हैं सुखविंदर अमृतसर से। 100 शेयर हैं 334 के भाव पर। होल्ड ही करना चाहिए और 390 का एक स्टॉप लगाना चाहिए। अगर टर्न हो जाता है तो मुनाफा बुक कर ले जाइए। 450 के टारगेट भी नजर आते हैं, पहले 430 से 450 जोन तक। रामकी इंफ्रा के 500 शेयर हैं 116 के भाव पर बड़ौदा के गगन पांडे जी के पास। बस बेसिक स्ट्रक्चर तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है। सपोर्ट के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। 90 में सपोर्ट है, एक अप मिलेगा, फिर 110 का एक रेजिस्टेंस मिलेगा, वहां पर एक निकलने का मौका मिलेगा। बाटा के 200 शेयर हैं चंदन शाह राजकोट से सवाल पूछ रहे हैं। ये 555 रुपए के भाव पे उन्होंने खरीदे हैं। होल्ड ही करना चाहिए, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 520 के हैं। एक लेवल देता हूं, ध्यान दीजिएगा 600 का। 600 जब भी एक क्रॉस हो जाएगा तो 650 700 का भी टारगेट नजर आएगा, लेकिन उससे काफी वक्त लगेगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है बाटा। भरूच के मोहसिन रजा ने बायोकॉन के 50 शेयर खरीदे हैं 965 के भाव पर। होल्ड ही करना चाहिए, 1100 का टारगेट नजर आता है, लेकिन वक्त लगेगा। फार्मा में थोड़ी वीकनेस है, लेकिन यहाँ पर एक अप है। गुवाहाटी के किशोर ने भारतीय एयरटेल खरीदे हैं 50 शेयर 370 रुपए के भाव पर। 370 का ही स्टॉप लगाकर चलिए। अगर मुंह मिलता है तो 400 405 के आसपास निकल सकते हैं। एंटायर टेलीकॉम पैक वीक है, तो भारतीय में भी नहीं होना चाहिए। अहमदाबाद की रेखा दवे सवाल पूछ रही हैं रिलायंस कैपिटल पर। 42 शेयर्स हैं इनके पास 585 के प्राइस पर। अप्पू अगर मिलता है तो मकमू का एडवांटेज लेकर निकल जाना चाहिए। थोड़ी इसमें वीकनेस आ रही है। पुंज लॉयड के 300 शेयर हैं राजेश अग्रवाल जी के पास। 21 रुपए के भाव पर खरीदे हैं इन्होंने। होल्ड ही करना चाहिए। 24 और 26 के बीच में जब भी एक मौका मिले निकल जाना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो वीक ही है, लेकिन अप्पू मिलेगा, उसका एडवांटेज लेकर निकल जाइएगा। मुजफ्फरपुर के संजय जी का सवाल है जयकॉर्प पर। 500 शेयर हैं 83 के भाव पर। होल्ड कीजिए, 75 का स्टॉप लगाइए। 100 और 110 ये एक जोन है, वहां पर अगर मौका मिलता है तो निकल जाइए जयकॉर्प। सूरत के राज ने वेदांता खरीदा हुआ है। 100 शेयर खरीदे हैं 238 के प्राइस पर। होल्ड करना चाहिए। 260 और 270 के बीच में अगर मौका मिलता है तो वहां पर निकल जाए। शॉर्ट टर्म में लोअर लेवल्स पे सपोर्ट है 220 के इर्द गिर्द। रांची के प्रशांत का सवाल है जीएसएफसी पर। 9000 शेयर हैं 144 के भाव पर। होल्ड ही करना चाहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 150 का टारगेट नजर आता है, थोड़ा वक्त देंगे तो 160 पे मिलेगा। राउरकेला की प्रिया सवाल पूछ रही हैं लुपिन पर। 100 शेयर हैं 1300 के भाव पर। अब थोड़ी वीकनेस है, लेकिन लोअर लेवल्स में लगता है सपोर्ट है। फार्मा पैक में कहीं पर आज नजर आ रहा है आजकल कि सपोर्ट मिलेगा। इसका अपमूव मिलेगा तो 1400 में एक निकलने का मौका मिले तो वहां पर निकल सकते हैं। वहां पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है लुपिन में। बैंगलोर के इमैनुअल सवाल पूछ रहे हैं केयर रेटिंग्स पर। 300 शेयर हैं 1562 के प्राइस पर। होल्ड ही करना चाहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 14 के इर्द गिर्द है। टारगेट ऑन द अपसाइड 1600 1700 के इर्द गिर्द। राइट, तो इसी के साथ फटाफट यहीं खत्म होता है, लेकिन ब्रेक लेने से पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ग्रुप ने जो एक प्रेशर बना रही है आरबीआई के ऊपर दरों में कटौती के दबाव के लिए, फिनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मंत्रालय ने अलग से बनाई मॉनेटरी पॉलिसी ग्रुप और वित्त मंत्रालय की तरफ से आरबीआई पर दबाव है कि अब वो रेट कुछ कम करे। इस खबर पर हम बने रहेंगे, पूरी डिटेल लेकर आएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सौदा आपका में अब वक्त है प्रकाश सर से उनकी ट्रेडिंग टिप्स जानने का। प्रकाश जी, क्या है आज आपकी ट्रेडिंग टिप्स? 2 स्टॉक्स हैं। एक तो है जिंदाल स्टील, यहाँ पर अच्छा बेस बना हुआ है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसका अपमूव है, मुझे लगता है टारगेट 127 का है, स्टॉप होना चाहिए 120। जिंदाल स्टील पर। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है वो है टाटा मोटर्स। यहाँ पर भी बहुत बढ़िया आज गैप अप से ओपन हुआ है, सस्टेन किया है, अपमूव ऑन है, यहाँ पर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। टाटा मोटर्स का जो टारगेट है 495 का है, स्टॉप होना चाहिए 478।
तो ये है आज की ट्रेडिंग टिप्स। लेकिन ब्याज दरों में कटौती को लेकर रिजर्व बैंक पर वित्त मंत्रालय भारी दबाव बना रहा है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने अपनी दलीलों को मजबूती से रखने के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी ग्रुप बनाया है। पूरी खबर क्या है जानने के लिए चलते हैं ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण नमस्ते, बताइए वित्त मंत्रालय किस तरीके से दबाव बना रहा है आरबीआई पर? देखिए, इस बार दबाव बनाने के लिए वित्त मंत्रालय ने एक खास रणनीति तैयार की है। उस रणनीति के तहत वित्त मंत्रालय ने एक मॉनेटरी पॉलिसी ग्रुप बनाया है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं है जो कि रिजर्व बैंक के तहत आता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी ग्रुप है जो कि वित्त मंत्रालय के तहत बनाया गया है। आर्थिक मामलों के विभाग के जो सचिव हैं वो इस ग्रुप की अगुवाई कर रहे हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार और प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर इसके सदस्य हैं और इस ग्रुप ने मिलकर के एक रिपोर्ट तैयार की है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी महंगाई का जो हाल है उसके मुताबिक रिजर्व बैंक को बैंक दरों में कटौती को लेकर पूरी गुंजाइश है। और इस बात पर खास आपत्ति जताई गई है कि महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक ने जो अनुमान जताया है वो अनुमान सही नहीं है। दरअसल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मिनट्स आए थे उसमें एक सदस्य ने यह कहा था कि महंगाई दर आने वाले दिनों में बढ़ने वाले हैं, इस वजह से 25 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ाने की जरूरत है। इस प्रस्ताव का विरोध किया है वित्त मंत्रालय ने और साथ में यह कहा है कि रिजर्व बैंक ने महंगाई का जो टारगेट रखा था उस टारगेट से काफी नीचे महंगाई दर जा रही है। मिसाल के तौर पर पिछले साल के लिए कहा था 5% का टारगेट, चालू कारोबारी साल के लिए पहली छमाही में कहा था 4.5% का टारगेट, तो उससे काफी नीचे महंगाई दर है। इस वजह से आपको महंगाई दर की चिंता नहीं करनी चाहिए और बैंक दरों में कटौती करनी चाहिए। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी ग्रुप अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय की तरफ से जो बनाई गई है उसे रिजर्व बैंक को सौंपने वाला है। हालांकि मीटिंग होनी थी, ये मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। अब रिपोर्ट सौंपी जाएगी और वित्त मंत्रालय से कोशिश की जाएगी कि रिजर्व बैंक के ऊपर ये दलील बनाया जाए, दबाव बनाया जाए कि बैंक दरों में अच्छी खासी कटौती करे जो अगली बार मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है। ऑलराइट लक्ष्मण, उस अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आरबीआई पर प्रेशर बनाने की कोशिश दलीलें देकर कि इस वक्त रेट कट की जरूरत है। चलिए, लेकिन सौदा आपका में आप सबसे हम लेंगे इजाजत। प्रकाश सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में।